ये जब इंडी अलायंस बन रहा था, मोदी जी के सामने एक विकल्प प्रस्तुत करने के लिए, तब हमने और आपने जो प्रोग्राम किए थे, उसमें आपने बार-बार कहा कि ये तो सिरे चढ़ने वाली चीज़ है ही नहीं और जब सीट शेयरिंग का प्रश्न आएगा, तो इनके आपस में सिर फूटते हुए दिखाई देंगे और एग्ज़ैक्टली वही हो रहा है। ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को 2 सीटों पे लड़ना हो पश्चिम बंगाल में तो लड़ ले, तीसरी सीट तो मैं दूँगी नहीं। और आज तो उन्होंने कह दिया कि हम अकेले चुनाव मैदान में जा रहे हैं, हमें तो राहुल गांधी की इस यात्रा के बारे में जानकारी तक नहीं दी गई, हमें इसका निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया। तो कैसा गठबंधन? इसी तरीके से आज भगवंत मान का बयान आ गया कि पंजाब में तो हम 13 की 13 सीटों पे लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों बुके लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर गए थे, जहां राहुल गांधी भी विराजमान थे। तब मीडिया में बड़ा चला कि हो गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, लेकिन सुनते हैं दिल्ली में भी नहीं हो रहा है। हरियाणा, गोवा और गुजरात में कुछ सीटें मांग रहे थे, कांग्रेस वहां भी देने को तैयार नहीं है। उधर नीतीश बाबू काल फुलाए बैठे हैं, वो तो अब प्रधानमंत्री की प्रशंसा करने लगे हैं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद से। तो ये हो क्या रहा है? अभी लोकसभा चुनाव डेढ़ 2 महीने बाद घोषित होंगे, उससे पहले ही सब रायता बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। ओंकार जी, जो मैंने भविष्यवाणियां की थी आपके चैनल पे और अपने वीडियोस मैंने डाले थे, मेरे को ये बता दीजिए उसमें से एक भी चीज क्या गलत निकली? सारी की सारी जो रूपरेखा हमने लिखी थी कि वैसे का वैसा ही ये, जिसे कहते हैं ना कि विपक्ष का नाट्य रूपांतरण वैसे का वैसा हुआ है। एक लाइन भी दाएं बाएं नहीं हुई। जहां तक बात है केजरीवाल साहब मल्लिकार्जुन खड़गे से गए, बुके लेने गए, जो लोग केजरीवाल को नहीं जानते वही लिख सकते हैं कि समझौता हो गया। केजरीवाल साहब पहले दिन से किसी के साथ काम नहीं कर सकते, ये उनकी फितरत में ही नहीं है। ये मैं 20 बार बोल चुका, लेकिन लोगों को शायद केजरीवाल साहब को समझने में टाइम लगा। ममता बनर्जी को अगर अपनी राजनीति बचानी है तो उसको बंगाल से कांग्रेस और लेफ्ट को बाहर ही रखना होगा। अगर ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करी या लेफ्ट के साथ सीट शेयरिंग करी इन द नेम ऑफ इंडी अलायंस, ये उनके लिए सुसाइडल होगा। जनता कहेगी जब हमें वोट दूसरे को ही देना है तो फिर आधे इसको क्यों, पूरा ही दे देते हैं कांग्रेस को। तो कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी को कांग्रेस में अगर रहना होता तो तृणमूल कांग्रेस नहीं बनती। उनका आधार ही कांग्रेस को लात मार के बाहर आना है। वो वापस कैसे चली जाएंगी वहां पे? थूक के चाटने का काम कौन करेगा? ममता बनर्जी तो करेंगी नहीं। कांग्रेस से ज्यादा अच्छी तरह वो बंगाल को समझती। उसके बाद आप तमिलनाडु चले जाइए, डीएमके नहीं देने वाला सीट। पंजाब की तो स्थिति यह है कि बड़ी मुश्किल से एक राज्य आया है आम आदमी के पास कांग्रेस को धक्का मार के। अब वो वापस कांग्रेस को कहेंगे आ जाओ सीट शेयरिंग करते हैं और तुम यहां पे आगे दोबारा अपना बेस बनाना शुरू करो। अरे भाई, बड़ी मुश्किल से तो कांग्रेस को ढूंढ के पकड़ के लाए, किसी तरह से किसान आंदोलन में किसानों को भड़का के अपनी जमीन तैयार करी है। बड़ी मुश्किल से अभी 2 साल नहीं हुए और अब आप कह रहे हो कि हम अपनी कबर खुद खोदेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि ना भगवंत मान इतने मूर्ख हैं, ना केजरीवाल साहब। तो आप समझ कैसे सकते हैं कि कांग्रेस को वो आने देंगे? तो कहने का मतलब ये है सर कि मुझे तो इस पूरे गठबंधन का कोई लॉजिक इसलिए नहीं समझ में आ रहा था पहले दिन से कि यार तुम एक दूसरे को पसंद तक तो करते नहीं, पूरी जिंदगी एक दूसरे को कोसा, इतनी नफरत है एक दूसरे से कि आप एक पार्टी में रह के काम नहीं कर सके, सब कांग्रेस में से तो दाएं बाएं निकले। तो कहने का मतलब ये है सर कि इस पूरी परिस्थिति में एकजुटता का कोई औचित्य ना था, ना है, ना होगा। ये सिर्फ एक तमाशा ये सोच के था कि कौन अपना कदम पीछे हटाता है। किसी ने नहीं हटाया। राहुल गांधी अपनी यात्रा पे हैं, ममता बनर्जी हट नहीं रही, नीतीश भाई हट नहीं रहे, डीएमके और आम आदमी पार्टी हट नहीं रहे। तो फिर जब कोई कदम पीछे हटा नहीं रहा तो कदम जब सभी बढ़ा रहे हैं तो जगह है कहां? पहली बात।
दूसरी बात, उनको ये बात समझ में आ गई कि देखिए हम लोग ऊपर-ऊपर कुछ भी कर लें, कैडर हमारे साथ नहीं है। और जिस तरह से मोदी जी ने इनको उलझा रखा है एक के बाद एक, अब इनके कैडर की स्थिति आप ये समझिए सर, 150 एमपीज़ को संसद से निष्कासित किया गया। आपने उनके समर्थन में हिंदुस्तान में कहीं एक भी प्रदर्शन देखा? एक भी जगह पे लोग सड़क पे आए कि आपने हमारे एमपी को बाहर निकाल दिया? एक भी जगह। क्या इनको ये समझ में नहीं आया कि इनके साथ कोई नहीं है? इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इनके साथ नहीं है। इनके जिस एरिया के एमपीज़ हैं, वहां के लोग भी सड़क पे नहीं आए कि सरकार क्या कर रही है और वहां की मतलब कि लोकसभा में और राज्यसभा में क्या हो रहा है। इनके अपने लोग, इनके अपने कार्यकर्ता, इनके अपने वोटर इनके साथ नहीं है। ये बात तो इनको समझ में आ गई है। अब ये किसी तरह से अपनी, जिसे कहते हैं ना कि ये क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल था कि हम किसी तरह से यार अपनी अपनी कुर्सियां बचा लें। और ये इसलिए गठबंधन की बात कर रहे थे कि हर आदमी की एक्चुअली मंशा ये है कि हर आदमी को अपना पैर फैलाना है। और मैंने एक पूरा डिटेल्ड विद कैलकुलेशन एनालिसिस किया था कि अगर ये लोग अपनी सीट बचाना चाहते हैं और सक्सेस रेट 30% है, अगर मैं सक्सेस रेट की बात करूं, तो इनको कुल मिला के हर सीट पे अपने कैंडिडेट खड़े करने होंगे। अपनी जो एग्जिस्टिंग सीट्स हैं उससे 3 गुना से 5 गुना कैंडिडेट खड़े करने होंगे। जब 3 से 5 गुना की आप बात करते हो तो सर एक दूसरे के ऊपर पैर रखना वाजिब बन जाता। तो ये आपस में कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी आदमी स्टेटस को नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है मेरी पार्टी का बेस बने। केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैं अलायंस करूंगा प्रोवाइडेड तुम मुझे सीटें दे दो। अलायंस में बार्टर होता है, लेकिन यहां वन वे सबकी उम्मीद है। सब कहते हैं मेरे से कुछ मत मांगो, बता दो दे कितना रहे हो। तो ऐसे कहीं नेगोशिएशन होते हैं सर कि मैं लेने ही लेने वाला हूं, देने वाला कुछ नहीं हूं। तो ऐसे कहीं बार्गेन होगा या ऐसे कहीं नेगोशिएशन होगा? नेगोशिएशन में गिव एंड टेक होता है। अब इसमें सब कह रहे हैं कि हम गिव तो कुछ नहीं करेंगे, टेक लेने के लिए हम आए हैं। नेगोशिएशन पॉसिबल ही नहीं है, इलॉजिकल है। इसीलिए सर पहले दिन से मैं बोल रहा हूं, आंकड़ों के साथ मैंने एनालिसिस किया है। मेरे चैनल पे बहुत डिटेल में ये इंडी अलायंस के ऊपर एनालिसिस है। वहां मैंने साफ साफ कहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा वैसे वैसे आप देखेंगे, अभी तो ये मनमुटाव है, फिर ये थोड़े समय बाद एक दूसरे पे गाली गलौज भी करेंगे। ये दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो मोदी जी का तो पांचों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में। नहीं सर, ही इज फ्लोटिंग, ही इज ऑन क्लाउड 9, जिसको हम बोल सकते हैं। उनको तो किस्मत वाले हैं सर मोदी जी इस हिसाब से कि देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन उन्होंने किया, 370 उन्होंने हटा दिया, यूसीसी की पूरी प्लानिंग उन्होंने कर ली। और इतना अच्छा उनको विपक्ष मिला कि कोई बोल ही नहीं पा रहा कि करना क्या है। अब ऐसा किस्मत किसकी प्रधानमंत्री हुआ होगा सर? मैं तो ये कहूंगा कि भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा तो भारत के सबसे ज्यादा भाग्यशाली भारत के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कौन है, उसमें नाम आएगा श्रीमान नरेंद्र मोदी। पर आपको नहीं लगता है विजय जी के 2024 के नतीजे आने के बाद एक बड़ी बगावत होगी कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ? क्योंकि सर जितनी जितने जितने कॉन्फिडेंस से राहुल गांधी मूर्खता करते जा रहे हैं, वो कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि गांधी नेहरू परिवार तो ये चाहता है कि कांग्रेस में जितने लोग अब हैं, वो सब लंगड़े लूले और गूंगे बने रहें, कुछ ना करें, बस जो मूर्ख राज हैं उनकी बातें सुनते रहें। लेकिन लगातार अगर कोई 3 चुनाव कंसिस्टेंटली जो है हरवाए और कांग्रेस में भूसा भरवा दे, पार्टी में भूसा भरवा दे, 44, 52, अगर थोड़ी-सी और बढ़ा लें 60 सीटें अगर इनकी आती हैं, तो कब तक लोग जो हैं बर्दाश्त करेंगे?
सर लोग तो देखिए शिफ्ट हो जाएंगे। आप देखिएगा वोट परसेंटेज जब दूसरी पार्टियों का बढ़ता है और कांग्रेस का घटता है तो उससे मैसेज क्लियर हो जाता है कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं। लोगों को फर्क नहीं पड़ता सर। हिंदुस्तान का वोटर बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट है, उसको पता है कहां अपना वोट डालना है। तो वोटर की प्रॉब्लम नहीं है। जब आपने कहा कि आपस में पार्टियों में खासकर कांग्रेस में झगड़े होंगे या मनमुटाव होगा, तोड़फोड़ होगी, मुझे नहीं लगता। उसके दो कारण हैं। कांग्रेस के जितने लीडर हैं उनको पता है कि गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस के अंदर कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है। अगर आज आप गांधी परिवार को कांग्रेस से हटा देते हो तो कांग्रेस एक रीजनल पार्टी से भी खराब हालत में आ जाएगी। क्योंकि जितने भी इनके छत्रप हैं, आप ये समझ लीजिए कि कभी आपने ये देखा हो कि कांग्रेस का यूपी का जो लीडर है वो कौन है, मुझे तो नहीं पता। कांग्रेस का बिहार का लीडर कौन है, वहां का अध्यक्ष कौन है, मुझे नहीं पता। एमपी का कौन है, नहीं पता। कहने का मतलब ये है सर। और अगर आप एमपी में कहेंगे कि साहब मिस्टर एक्स वाई जेड है तो पता लगेगा नहीं, उसके जो आसपास के चार लोग हैं दे डोंट लाइक हिम। तो ये लोग आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ये कांग्रेस के साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि इनको अपने नाम के आगे पॉलिटिकल लीडर लिखवाना है। उससे इनका समाज में एक स्टेटस बनता है। कंट्रीब्यूशन जीरो है, लेकिन एक समाज में स्टेटस बनता है। दूसरा ये होता है कि आप पुलिस में कहीं और जगह पे जाते हैं तो आप एक सम्मानीय राजनेता या राजनीतिज्ञ कहलाते हैं, चाहे कंट्रीब्यूशन या समझ जीरो हो उस मामले में। तो ये सब ओहदे हैं, ऑनरेरी पोजीशंस हैं। अब कांग्रेस महासचिव, अब आप समझिए सर हिंदुस्तान में 700 जिले हैं। अब 700 कांग्रेस के महासचिव भी होंगे 700 जिलों में, तो उनका स्टेटस प्रॉब्लम है। 700 अध्यक्ष भी होंगे, उनका भी स्टेटस प्रॉब्लम है। इसी तरह से 700 और पद का ट्रेजरर भी होगा, कोई और भी होगा। तो ऐसे ऐसे करीब 5,000 10,000 कांग्रेस के ऐसे पदाधिकारी होंगे जिनकी दुकान चल रही है ये कह के कि वो अपने विजिटिंग कार्ड पे लिखवा देंगे मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, जिला कोषाध्यक्ष। ये उनके समाज में स्टेटस सिंबल है। तो वो खोना नहीं चाहेंगे, तो वो कांग्रेस को छोड़ के जाएंगे कहां? बीजेपी का ऑलरेडी स्ट्रक्चर है, बाकियों का ऑलरेडी स्ट्रक्चर है, तो इनको छोड़ के कहीं जाना नहीं है। ये बैठे रहेंगे और इनका सामाजिक स्टेटस बनता है, हारे या जीते। इनको भी पता है कि मिलना कुछ नहीं। आप कांग्रेस के एमपी से बात कर लीजिए, आज भी वो कहते हैं हमारी प्रॉब्लम है हमारी लीडरशिप। इसीलिए हमको एज ए एमपीज बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे पास लीडरशिप। जबकि बीजेपी में उल्टा है। आपको सीट मिल गई, आपको कुछ नहीं करना, मोदी के नाम पे आप जीत जाओगे, बहती हवा में आप भी मतलब उड़ के पहुंच जाओगे आगे। तो कहने का मतलब ये है कि अपोजिट है। तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस में कोई बगावत होगी। ये सब लोग आराम से बैठे रहेंगे, इन सबके विजिटिंग कार्ड पक्के रहेंगे और राहुल गांधी के साथ मीडिया में फोटो खिंचवाना इधर उधर वो सब चलता रहेगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 2029 में जब राहुल गांधी 59 साल के होंगे और 2034 में जब वो 64 साल के होंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी का ही कोई प्रधानमंत्री बनता जाएगा, ये लोग बनाते जाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी अगर इनके नेता बने रहेंगे तो फिर तो यही होगा जो इस समय हम असम में देख रहे हैं या दूसरी जगहों पे देख रहे हैं। नॉन सीरियस टॉक्स, मूर्खतापूर्ण बातें और तालियां बजाने वाली चापलूसों की भीड़। सर मुझे थोड़ा सा लगता है कि कांग्रेस में बदलाव आएगा। कारण दो हैं। एक तो सोनिया गांधी जी कब तक एक्टिव रहेंगी और कांग्रेस की लीडरशिप सोनिया गांधी को कब तक सुनेगी, पहली बात। बगैर सोनिया गांधी के फिजिकल प्रेजेंस के राहुल गांधी का भविष्य अस्तित्व क्या होगा, उनकी पार्टी पे पकड़ क्या होगी, मुझे नहीं पता। और हो सकता है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर जब सोनिया जी, मान लीजिए भगवान उनको लंबी उम्र दे, लेकिन फितरत है दुनिया में सबको जाना होता है। जब मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस आफ्टर सोनिया, वो स्थिति क्या होगी? अगर आप उस स्थिति को देखें तो मुझे लगता है कि उस समय जो कांग्रेस की कलेक्टिव लीडरशिप होगी वो चाहेगी कि राहुल गांधी जी अब कुर्सी ढंग से खाली करें, अब ये नाटक ना करें। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आप सामने लेके आए
उसकी जगह वो कोई ऐसा शायद लीडर ढूंढ लें जो सशक्त हो, सर्वमान्य हो, जो होना मुश्किल है वैसे कांग्रेस में, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है, जो राजीव गांधी, संजय गांधी का जो फ्रेंड सर्कल था, जो आज लीडरशिप रोल में है, जब तक ये नहीं हटेंगे, तब तक कांग्रेस का सुधार नहीं होगा। तो एक्चुअली कांग्रेस को इस समय चाहिए एक मार्गदर्शक मंडल। मतलब जितने भी बीजेपी ने तो 75 साल और उसके ऊपर रखा था, मुझे लगता है अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है तो 70 साल और उसके ऊपर या 65 साल और उसके ऊपर के जितने नेता हैं, उन सबको मार्गदर्शक मंडल में अगर कांग्रेस डाल देती है, तो मुझे लगता है कांग्रेस अगले चुनाव तक थोड़ा बहुत रिवाइव कर जाएगी। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम।